जब कोई महिला अत्यधिक सफल होती है तो या तो उसकी सुंदरता को लेकर छींटाकशी की जाती है, या उसके फ्रैंक होने को पॉइंट आउट किया जाता है, उसके बोल्ड होने के, उसको बिंदास होने को उसे पॉइंट किया जाता है, हाईलाइट किया जाता है बार बार कि वो बहुत घुल मिलकर सबसे बातें करती है, इसलिए उसे बुलाया जाता है कि इशरत कतरा है दरिया में फना हो जाना, दर्द का हद से गुजर जाना है दवा हो जाना। तो एक असंतुष्ट महिला, एक छटपटाहट से भरी हुई, कसमसाहट से भरी हुई महिला ने जो साहित्य रचा, वो साहित्य आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना आज की महिला अपने आप में जो बंधन, जो जकड़न महसूस करती है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत राजस्थान संस्कृत अकादमी, कला एवं संस्कृत विभाग एवं विश्व गुरुदीप आश्रम के संयुक्त तत्वाधान में माघ महोत्सव के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आयोजित एक दिवसीय संगोष्ठी पर हम विराजमान यहाँ पर सभी प्रबुद्ध, सम्मानित और विशिष्ट अतिथिगण को मेरा हार्दिक स्वागत। मेरे अनुरोध पे राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों से पधारे विशिष्ट वक्तागण में हमारे बीच में मौजूद हैं डॉक्टर मेघना शर्मा, ब्रह्मज्योति प्रदीप्ताय गुरुज्योति नमोस्तुते। परम ज्योति दीपज्योति परम ज्योति दीपज्योति जनार्दनः दीपो हरतु मे पापम्। तो मेरा अगला प्रश्न मेघना शर्मा जी से ही है कि प्रेमचंद जी ने अपने साहित्य में अपनी कलम से नारी के स्वरूप को किस प्रकार चित्रित किया है, इस पर आप प्रकाश डालें। सदन में उपस्थित सभी विभूतियों का सादर अभिनंदन करती हूं और महिला दिवस की शुभकामनाएं देती हूं। जितने भी महिला, जितने भी पुरुष यहाँ मौजूद हैं, उन सभी को सादर वंदन करते हुए बहुत खूबसूरत सवाल शालिनी मैम आपने मुझसे पूछा है। प्रेमचंद एक युग रहे हैं, हम पता नहीं 10 मिनट में मैं कितना समेट पाऊंगी, उन्हें समेट पाने का दुस्साहस मैं कर रही हूं क्योंकि आपकी तरफ से आदेश हुआ है। तो प्रेमचंद को जानने से पहले हमें जाना होगा इतिहास में। मैं इतिहास से नाता रखती हूँ, इसलिए मैं इतिहास की बात नहीं कर रही। मैं इतिहास की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि प्रेमचंद ने उस युग को जिया जिसे आधुनिक भारतीय इतिहास के नाम से हम जानते हैं। जब हमारी महिला फ्रीडम स्ट्रगल में भी पार्टिसिपेट कर रही थी, जब हमारी महिला खेतों में भी काम कर रही थी, हमारी महिला कामकाजी होना शुरू कर चुकी थी, हमारी महिला परिवार को भी संभाल रही थी। तो प्रेमचंद का केंद्र बिंदु वो महिला रही जो ग्रामीण परिवेश से रही, मेहनतकश रही, संघर्षमय रही। प्रेमचंद की रचनाओं के बारे में अगर हम बारीकी से अध्ययन करें तो वो हम चाहे गबन को ले लें, वो हम चाहे गोदान को ले लें, वो हम चाहे कर्मभूमि को ले लें, जो महिला पात्र हैं वो सभी भारतीयता का प्रतिनिधित्व करती हैं। प्रेमचंद ने आधुनिकता का समावेश भी अपने साहित्य में किया है, इन मायनों में किया है कि वो महिला की आर्थिक स्वतंत्रता है, किंतु वे महिला के विवाह विच्छेद और पश्चिमी सभ्यता से आए हुए स्वच्छंदता को सिरे से नकार देते हैं। प्रेमचंद ने अपने साहित्य में बात की है दहेज, बाल विवाह की भी, और विधवा विवाह के बारे में जब ये उत्तर भारत में आया तो सारा श्रेय मैं देना चाहूंगी ईश्वरचंद्र विद्यासागर को, जिन्होंने बंगाल में बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया। और उस बड़े आंदोलन की ये परिणति रही कि स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे एक व्यक्ति खड़े हुए। स्वामी दयानंद सरस्वती ने उस समय उद्घोष किया विधवा विवाह का, और साहित्य में अगर किसी ने रुचि ली और जिसने इस विषय पर लिखा तो वो थे प्रेमचंद। आप लोगों को जानकर ये आश्चर्य होगा कि उस समय विधवाओं ने जाकर दयानंद के सामने हाथ जोड़कर ये विनती की थी कि महाराज, स्वामी जी, आप ये आंदोलन मत चलाइए। इसका अर्थ ये है कि जो टारगेट ग्रुप था, रिफॉर्मर्स पैदा होते हैं, युगों ने धर्म सुधारकों को पैदा किया, और धर्म सुधारक जिस टारगेट ग्रुप को लेकर अपना सुधार चला रहे हैं वो टारगेट ग्रुप नहीं चाहता कि रिफॉर्म हो। महिलाएं ऐसे माइंडसेट से पैदा होकर के आई थी कि वो समझती थी कि एक पति के साथ बंध जाने के बाद हम दोबारा विवाह के बारे में सोच नहीं सकती। प्रेमचंद ने अपने साहित्य में विधवा विवाह के बारे में बात तो की,
लेकिन निर्णय समाज पर छोड़ा है, क्योंकि उन्होंने अपनी नायिका को वनिता आश्रम तो भेज दिया। वनिता आश्रम विधवाओं के लिए रहने वाले आश्रम हुआ करते थे, लेकिन उसके पुनर्विवाह का फैसला पाठक पर छोड़ा है। तो प्रेमचंद की बात जब हम करते हैं तो उन्होंने शहरी महिला को भी लिया है, उन्होंने कामकाजी महिला को भी लिया है, और प्रेमचंद ने बात की है समाज सुधार की। तो सबसे बड़ी बात मैं ये कहूँगी कि उस महिला को उन्होंने छूने की कोशिश की जो अपने परिवार को संभाल रही है, साथ ही साथ वो देश को संभालने का साहस करने की शुरुआत कर चुके हैं। उस युग के प्रेमचंद के बारे में आपने मुझसे प्रश्न पूछा है। प्रेमचंद की रचनाओं पे हम कितने भी घंटे बोल लें वो कम होगा, लेकिन मैं समझती हूँ कि आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। इस सत्र को विराम देने से पूर्व मेरा अंतिम प्रश्न मेघना जी से है, क्या अमृता प्रीतम जी का साहित्य वर्तमान में प्रासंगिक है? इस संदर्भ में आप अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। जी, आपने बहुत खूबसूरत सवाल किया। अमृता प्रीतम को सोचते ही एक करिश्माई व्यक्तित्व मेरे सामने आ जाता है, एक आधुनिका मेरे सामने आ जाती हैं। आधुनिका पहनावे के मामले में ना होकर भी कलम के मामले में उन्हें एक आधुनिका कहा जा सकता है, क्योंकि अमृता का एक दौर रहा जिसे हमारे बहुत नज़दीक हम महसूस करते हैं, क्योंकि हम उस पीढ़ी को बिलोंग करते हैं जो अमृता के बहुत करीब रहीं। और अमृता ने ऐसे सवाल खड़े किए हैं जो आज भी प्रासंगिक हैं, जिनमें उनकी नायिका बिन ब्याही माँ बनती है और समाज उसे नकारने और स्वीकारने के प्रश्न चिन्ह खड़े करता है। ये सवाल आज भी प्रासंगिक हैं। अमृता ने बात की है एक ऐसी पत्रकार कामिनी की जो सफल हैं, अपने करियर में बहुत सफल हैं, लेकिन लोग मानते हैं कि उनका यौवन उनके सफल होने के पीछे का कारण है। और ये आज भी होता है कि जब कोई महिला अत्यधिक सफल होती है तो या तो उसकी सुंदरता को लेकर छींटाकशी की जाती है, या उसके फ्रैंक होने को पॉइंट आउट किया जाता है, उसके बोल्ड होने के, उसको बिंदास होने को उसे पॉइंट किया जाता है, हाईलाइट किया जाता है बार बार कि वो बहुत घुल मिलकर सबसे बातें करती है, इसलिए उसे बुलाया जाता है। तो आज आपको मैं ये कहना चाहूँगी कि अमृता के ये सवाल प्रासंगिक आज भी इसीलिए लगते हैं। और अमृता वो महिला रही जिसके जीवन में 3 पुरुष रहे। वो खुद एक आधुनिका थी, लेकिन वो खुद किसी से मिल नहीं पाई। प्रीतम का नाम उन्होंने सारी जिंदगी ढोया, मैं ढोया ही कहूँगी क्योंकि उनका दाम्पत्य बहुत सुखद नहीं रहा, हम सभी जानते हैं। उसके बाद उनके जीवन में आए साहिर, जिनके सिगरेट के टुकड़े, बचे हुए टुकड़े वो खुद पिया करती थी और उनकी उंगलियों के स्पर्श को महसूस किया करती थी, ऐसा खुद अमृता कहती हैं। और तीसरा जो पुरुष उनके जीवन में आया, इमरोज़ की कहानी हम सभी जानते हैं। तो 3 पुरुषों के साथ जी कर भी अमृता संतुष्ट नहीं हुई। तो एक असंतुष्ट महिला, एक छटपटाहट से भरी हुई, कसमसाहट से भरी हुई महिला ने जो साहित्य रचा, वो साहित्य आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना आज की महिला अपने आप में जो बंधन, जो जकड़न महसूस करती है। और जब हम लिखते हैं तो मुझे अपने आप में लगता है कि जैसे कहीं अमृता की रूह हमारे अंदर उतर आती है। मैं सभी लेखिकाओं की तरफ ये चीज़ कहना चाहूँगी और सभी को इसमें शामिल कर रही हूँ, ना सिर्फ मैं ही, वो सभी जो लिखती हैं वो इस कसमसाहट को निश्चित रूप से महसूस करती होंगी। और गालिब साहब का एक मुझे शेर याद आ रहा है कि इशरत कतरा है दरिया में फना हो जाना, दर्द का हद से गुजर जाना है दवा हो जाना। शुक्रिया। मैं इस सत्र में पाश्चात्य और भारतीय साहित्य में नारी के स्वरूप का जिस तरह से आपने विस्तृत और व्याख्यात्मक रूप से, विश्लेषणात्मक रूप से, साथ ही तुलनात्मक रूप से जिस तरह से चित्रण प्रस्तुत किया है, वो निश्चित रूप से प्रभावोत्पादक रहेगा हम सभी के लिए। हम सभी के लिए बहुत ही प्रभावोत्पादक और बहुत ही लाभकारी रहा है। और इसी क्रम में मैं आप सभी वक्ताओं का तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। धन्यवाद।